नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और हमारे बच्चों के कल से जुड़ा है, हमारा आधुनिक जल संकट। और इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा जहां हमारी किताबें भी कई बार पूरी सच्चाई नहीं बता पाती। बचपन की वो विज्ञान की किताबें याद है जिनमें एक बहुत ही सुंदर सा जल चक्र यानी वाटर साइकिल बना होता था, मुस्कुराता हुआ सूरज, पहाड़ और बहती हुई नदियां। पर सच बताएं, आज की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सुबह सुबह नलों से पानी नहीं, सिर्फ सूं सूं की आवाज आती है। रात रात भर जागकर लोग बाल्टियां भर रहे हैं और जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, सड़कें और घर पूरी तरह बाढ़ में डूब जाते हैं। खैर, इस गंभीर स्थिति को थोड़ा अलग नजरिए से समझते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। जी हाँ, बिल्कुल उसी मिट्टी की गुल्लक की तरह जिसमें बचपन में हम सब पैसे जमा करते थे। उन्होंने धरती को एक विशाल गुल्लक माना है जिसमें बारिश की हर एक बूंद को जमा करना बेहद जरूरी है। अब ये बड़ी सी गुल्लक काम कैसे करती है? देखिए, आसमान से जो बारिश गिरती है ना, वो किसी कीमती सिक्कों से कम नहीं है। और जो हमारे आसपास छोटे बड़े तालाब और झीलें हैं, वो इस गुल्लक के छेद हैं जहां से सिक्के अंदर जाते हैं। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो वो धीरे धीरे रिसता हुआ जमीन के नीचे हमारे छुपे हुए बैंक वॉल्ट यानी भूजल में चला जाता है और फिर पूरे साल हम उसी खजाने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समाज से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। जमीन के लालच में हम अपने बैंक वॉल्ट्स को भूल गए। हमने क्या किया? हमने इन तालाबों में कचरा भरना शुरू कर दिया, उन्हें मिट्टी से पाट दिया और उनके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। एक तरह से हमने अपनी गुल्लक के छेद ही हमेशा के लिए बंद कर दिए। और इसका नतीजा वो आज हमारे सामने है। गर्मियों का सूखा और बारिश की बाढ़, ये दोनों दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम अपनी गुल्लक में पानी जमा नहीं करते तो गर्मी में नल सूख जाते हैं, और वही पानी जब जमीन के अंदर नहीं जा पाता तो बाढ़ का रूप ले लेता है और बस्तियों, सड़कों और रेल की पटरियों को बुरी तरह डुबा देता है। तो चलिए अब इसके समाधान पर बात करते हैं। पहला समाधान है वर्षा जल संग्रहण, यानी पानी जहां गिरे वहीं उसे पकड़ लें। ये तरीका सच में बहुत आसान है। बस इन 4 चरणों को देखिए। पहला, जब बारिश का पानी छत पर गिरता है तो उसे सड़कों पर बहने देने के बजाय पाइप के जरिए नीचे लाया जाता है। यहाँ सबसे जरूरी स्टेप आता है फिल्टर लगाना। छत की धूल मिट्टी हटाने के लिए इस पानी को एक फिल्टर से गुजारना बहुत जरूरी है। और अंत में इस साफ पानी को जमीन के नीचे बने टैंक में सुरक्षित जमा कर लिया जाता है। बस हो गया हमारा भूजल रिचार्ज। अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर, तालाबों का ऐतिहासिक इंद्रजाल, अतीत की एक कहानी। ये कहानी सुनकर किसी को भी लगेगा जैसे कोई लोक कथा चल रही हो। ये मध्य प्रदेश के पाटन इलाके के 4 किसान भाइयों की कहानी है, कूड़न, बुढ़ान, सरमन और कौनराय। हुआ कुछ यूं कि एक दिन इन 4 भाइयों के खेत में एक अजीब घटना घटी। दोपहर का वक्त था। एक किसान की बेटी खेत में खाना ले जा रही थी। अचानक उसे एक नुकीले पत्थर से ठोकर लगी। गुस्से में उसने अपनी लोहे की दरांती से उस पत्थर को उखाड़ना चाहा, पर जैसे ही दरांती उस पत्थर से टकराई, वो लोहे से सोने की बन गई। वो कोई आम पत्थर नहीं, पारस पत्थर था। अब चारों भाई घबरा गए। उन्हें लगा कि देर सवेर राजा को पता चला तो सब छिन जाएगा। इसलिए शाम को उन्होंने खुद ही उस पत्थर को ले जाकर राजा को सौंपने का फैसला किया। पर राजा का जो जवाब था ना, वो इतिहास में अमर हो गया। राजा ने सोना और पत्थर दोनों को लेने से मना कर दिया और किसान को सब वापस करते हुए कहा, जाओ इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। और पता है सबसे हैरत की बात क्या है? इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उन 4 भाइयों ने उस संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि पाटन क्षेत्र में 4 विशाल तालाब बनवाए। बूढ़ा सागर, सरमन सागर, कौनराय सागर और कुंडम सागर। सोचिए, सरमन सागर तो इतना बड़ा था कि उसने अकेले 3 अलग-अलग गांवों की प्यास बुझाई। इतिहास की किताबें भले ही इन किसान भाइयों को भूल गई हों, पर इनके बनाए तालाब आज भी इनकी गवाही देते हैं। इन कहानियों का मूल सार यही है कि पुराने जमाने में समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम तालाब बनाना ही माना जाता था। चाहे वो राजा हो,
रानी हो, कोई आम नागरिक हो या संत, जिसने भी तालाब बनवाया, एक कृतज्ञ समाज ने उस इंसान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति और समाधान की खोज, एक बच्चे का जिज्ञासु मन। 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। एक 6 साल का बच्चा मूसलाधार बारिश के बीच अपने घर के बरामदे से एक नज़ारा देख रहा था। उसने देखा कि पास के नाले में आई बाढ़ का पानी कितनी जबरदस्त ताकत से एक भारी भरकम पत्थर को किसी हल्के खिलौने की तरह बहा ले जा रहा है। उसने पहली बार प्रकृति की इस प्रचंड शक्ति को इतने करीब से महसूस किया था। लेकिन वहीं थोड़ी दूरी पर एक बिल्कुल अलग ही दृश्य था। उसी भारी बारिश में एक गरीब महिला खड़ी थी, फटे हुए कपड़ों में, ताड़पत्र के फटे हुए छाते के साथ, और बहुत भूखी लग रही थी। एक तरफ प्रकृति की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ इंसान की इतनी बेबसी। इन दोनों दृश्यों को देखकर उस नन्हे से बच्चे के दिमाग में सवालों का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। प्रकृति में इतनी असीम ऊर्जा है तो उसे पकड़ा कैसे जाए, उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, और ब्रिटिश शासन वाले इस देश में ये लोग इतने गरीब क्यों हैं? ये ऐसे सवाल थे जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। सवाल पूछने वाला ये बच्चा आगे चलकर बहुत हिम्मती बना। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया, पर उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के लिए बेंगलोर जाने की जिद पकड़ ली और पूरे आत्मविश्वास से ठान लिया कि वो अपने मामा पर आर्थिक बोझ नहीं बनेगा। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस का खुद इंतजाम किया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक बनी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उनका पूरा जीवन बस एक सिद्धांत पर चला, पहले जानो फिर करो। हर सवाल का समाधान खोजने की इसी मानसिकता ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों की कतार में ला खड़ा किया, और उन्होंने बचपन के अपने उन सवालों के जवाब अपने शानदार काम से दिए। तो अब सारी बातों को समझने के बाद ये चुभता हुआ सवाल हम सबके सामने खड़ा है। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अपने नलों को सूखने देंगे और अपनी इस प्राकृतिक गुल्लक को खाली होने देंगे, या फिर अपने इतिहास से सीख लेंगे, विश्वेश्वरैया जी जैसी समस्या समाधान वाली सोच अपनाएंगे और बारिश की एक एक बूंद को सहेजना शुरू करेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है।